हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कवि साहित्यकार श्री आरसी आदित्य जी हैं। आरसी आदित्य जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने शिक्षा कहाँ से की और किस रूप में ये काव्य क्षेत्र से जुड़े। आइए बात करते हैं आरसी आदित्य जी से। आदित्य साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं STN चैनल के तमाम दर्शकों का नमस्कार करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। आदित्य साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ से आप हैं और किस रूप में आप इस काव्य क्षेत्र से जुड़े। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम ने जब लंका में विजय प्राप्त की, विजय श्री के बाद लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान अपन ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इस लंका में विजय प्राप्त की है, क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ ठहर कर इस लंका का उपभोग करें, इसका आनंद ले। तब भगवान श्री राम जो जवाब देते हैं वो कवि आरसी आदित्य का जवाब है कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं अपनी जन्मभूमि बुढ़ादित से उतना ही प्यार करता हूँ जितना भगवान श्री राम अयोध्या से प्यार करते हैं। मुझे बहुत रुचि है। मैंने एक छंद के माध्यम से अपनी जन्मभूमि का चित्रण करना चाहता हूँ कि काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ, रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है। काली सिंध 7 किलोमीटर पर, उतनी ही दूरी पर पश्चिम में ऐतिहासिक चंबल नदी, और उस बीच में एक भौगोलिक परिदृश्य के बीच में एक बुढ़ादित गांव जो कि 1000 साल प्राचीन सभ्यता है। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि काली सिंध चंबल है अगल बगल जहाँ, रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है। सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य, ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की टाँव है। कि शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी। बुढ़ादित को उजाड़े की राजधानी कहा जाता है। शुद्ध हाड़ोती है वाणी उजाड़े की राजधानी, सूर्य मंदिर अनूठा जग चाहूदी से नाम है। राजस्थान का फरगना कोटा जान, सारी दुनिया से श्रेष्ठ बुढ़ादित मेरा गांव है। सारी दुनिया से श्रेष्ठ बुढ़ादित मेरा गांव है। उस बुढ़ादित में मेरा जन्म हुआ है, उस मिट्टी से मेरी देह का, इस काया का निर्माण हुआ है और मैं उस मिट्टी के प्रति पूरी तरह समर्पण हूँ। मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ। मेरे माता पिता खेती से जुड़े हैं, खेती हर मजदूर रहे हैं और मेरी प्राथमिक पढ़ाई जो है 9वीं 10वीं तक बुढ़ादित में हुई है। और उसके बाद मैं महात्मा गांधी विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो रामपुरा में है, वहाँ से मैंने 11वीं क्लास पास की है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया है और उसके बाद B.Ed मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से किया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं शिक्षक के पद पर हूँ। और अब मैं 2002 से इस रचना के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में आया हूँ। मेरा प्रेरणा स्रोत जो है, वैसे तो बचपन से मंचों पर जो कविता पढ़ते थे वो पाठ्य पुस्तकों की जो कविताएं होती हैं, जो अपन जानते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी और भी जो सांस्कृतिक पर्व होते हैं। लक्ष्मी नारायण जी मालव साहब हमारे गुरु हुआ करते थे और वो मंचों के संचालक हुआ करते थे। वो मुझे सबसे आगे रखते थे। टाकरवाड़ा से थे, लक्ष्मण अब निधन हो गया। वो हमारे बहुत श्रेष्ठ गुरुजी रहे, कम से कम 8 साल तक उन्होंने पढ़ाया है। तो मुझे आगे रखते थे हर क्षेत्र में। RSS की 2 कविताएं हैं, एक तो चित्रकार तू चित्र बना दे, उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जाए अनेक, ऐसी कविता है वो। और एक है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये 2 कविताएं मुझसे वो हर मंच पे बुलवाते थे और वहाँ से मेरी लगन बढ़ी, मेरी अभिरुचि बढ़ी। और 2002 में APJ अब्दुल कलाम चालीसा मैंने लिखा। क्यों लिखा, इसके पीछे एक रहस्य है कि मैं चौपाई छंद जानता था, दूसरे छंदों से मुझे परिचय नहीं था। और गोस्वामी तुलसीदास मेरे प्रिय कवि रहे हैं, मुझे आज भी सैकड़ों चौपाइयाँ उनकी याद है। तो मैंने चौपाई छंद में, जैसे कलाम साहब ने परमाणु विस्फोट किए, उन्होंने की वैज्ञानिक जो उपलब्धि मिसाइलें वगैरह जो उड़ाते थे, तो वो मेरे आदर्श थे। मैं उनको फॉलो करता, उनको देखता था। सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कोई हिंदुस्तान में मुझे महापुरुष लगा है तो वह है APJ अब्दुल कलाम।
उसके बाद मैं नंबर 2 पे बहुत सारे महापुरुषों को रख सकता हूँ, लेकिन नंबर 1 पर अगर कोई इस देश को महापुरुष हुआ है तो वह है महामहिम, पूर्व महामहिम APJ अब्दुल कलाम, जिनका निधन हो चुका है। मुझे शोक है, लेकिन वो मेरे कविता के स्रोत रहे हैं। मैंने कविता लिखी APJ अब्दुल कलाम चालीसा, और वह कविता मैंने राष्ट्रपति सचिवालय को भेजी 2002 में, जब वो राष्ट्रपति बन गए। वहाँ से सचिवालय से मुझे एक लेटर मिला राकेश शर्मा नाम के सचिव के द्वारा। उसमें 2 लाइन लिखी गई थी कि महामहिम जी आपकी रचना की सराहना करते हैं। वो 2 लाइनें मुझे प्रेरणा मिली और मैं CL सांकला जी से जुड़ा, और CL सांकला जी मेरे साहित्यिक गुरु हैं, और मैं रचना के क्षेत्र में उतरा। मैं छंद लिखता हूँ सर, जो छंद मैंने अभी बोला है, और उस छंद के माध्यम से मुझे मंच मिलते रहे, कविताएँ मिलती रही, पैसा भी मिला, कुछ आर्थिक सहयोग भी मिला। और उसके बाद ये चला APJ अब्दुल कलाम चालीसा, छपा भी सही साहित्य भारती नाम की मासिक पत्रिका में, और आज मेरी बहुत सारी कविताएं छप जाती है पत्र पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में। आकाशवाणी कोटा ने मुझे बुलाया है कहीं 2 बार, और देश की जो स्तरीय पत्रिका है उनमें भी, राजस्थान की साहित्य अकादमी की जो बीकानेर से निकलती है उसमें मेरी मैं समीक्षा भी लिखता हूँ। जी। तो साहित्य के जितने भी अवदान हैं उनमें मैं थोड़ी थोड़ी कलम चलाता हूँ सर। मैं अपनी महिमा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे शौक है, तो सब मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। आदित्य साहब, आप सामाजिक कार्यों से भी काफ़ी जुड़े रहे। आपने रामायण में भी रामलीला में भी मंचन किया। जी। ऐसा कुछ उल्लेख है, क्या है वो मामला? वो ऐसा था कि बचपन में हम जब पढ़ते थे तो 5वीं 6वीं 7वीं में जब आए तो नवरात्रा में जो माहौल बनता है एक धर्म, अपने सनातन धर्म का, पूजा पाठ होते हैं, रामायण मंदिरों में रामायणें होती हैं, और सब जगह आसपास के गांव में जैसे मंडावरा में रामलीला होती है, उधर पाटुंदा में रामलीला होती है। तो हमारे मन में विचार आया, हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे उस समय, तो 10-5 बच्चे इकट्ठे हुए, हम जो क्लास फेल होते मित्र लोग थे। तो आप जानते हैं बूढ़ादीत में कभी जाओ तो पुजारियों का जो मोहल्ला है, जो सबसे ऊंची जगह पे हाइट पे है, वो जहाँ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ हम 10-5 लड़के इकट्ठे हुए मित्र लोग, और हमने वो लाल मुंह कर लिया बंदर की तरह, और पूंछड़ियाँ लगा ली हमने, बना ली, और धनुष बाण ले लिया, और कोई को राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, ऐसे तीर धनुष चलाने लग गए। मतलब एक खेला कर दिया हमने, मंच करना शुरू कर दिया छोटे मोटे। तो फिर हमारे गुरुजी थे प्रभु लाल जी शर्मा, जो अभी है यहाँ रहते कोटा में, तो उन्होंने छोड़ाओ हटियो वहाँ सारा सब लोग इकट्ठे किए, सब बच्चे, और उन्होंने रामायण लेके बैठ गए, और चलो रामलीला करते हैं अपन। तो एक मंच उपलब्ध हो गया, और हारमोनियम लेके, ढोलक लेके, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुए रामलीला। चली बुढ़ाती थी 8-10 साल, फिर उसके बाद मैं इधर कोटा आ गया, शिक्षक बन गया। उसके बाद वो रामलीला फेल हो गई, लेकिन उसमें काफ़ी दर्शक आते थे, और हम गाँव के ही लोग मिल करके, जिसमें मेरा लक्ष्मण का रोल रहता था। मुझे लक्ष्मण का रोल आज भी पसंद है, वही उग्रता है मेरे अंदर, वही स्वभाव है। आज भी कहीं अगर कोई गलत होता है तो मैं धनुष बाण लेके खड़ा ना हूँ, लेकिन सामना करता हूँ, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो। ये मेरे अंदर स्वभाव में आ चुका है, वो लक्ष्मण मेरे प्रकट हो जाता है अंदर। जी। इसको आप कैसे भी लेना सर। आदित्य साहब, जब आपने काव्य जो सृजन आपने शुरू किया, वो कब से किया? मूलतः तो वैसे मैं कक्षा 11वीं में जब आया कोटा में, तब जिस मकान में मैं किराए से रहता था वहाँ देश की धरती आती थी, और देश की धरती में जो खबरें आती थी, तो मैंने सोचा यार अपन भी अपने गांव की खबर देते हैं। तो गद्दी से शुरू हुआ था, खबर बनाई मैंने और खबर लिखी, और वो खबर छप गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अपनी पंक्तियाँ। उसके बाद फिर अरावली उद्घोष एक पत्रिका निकलती थी उदयपुर से, फतिक वर्मा नाम से एक लेखक थे, तो वहाँ मैंने पत्र लिखे, वो पत्र भी उसमें छप गए, और मेरे मौलिक विचार जो छपने लगे थोड़े थोड़े 10-10, 5-5 लाइनें। उसके बाद कोटा आकाशवाणी में भी पत्र लिखता था मैं, जो खेती किसानी के कार्यक्रम से, तो उसमें भी वो पत्र मतलब प्रसारित होते थे, उन पढ़ के सुनाते थे वो लोग। तो मुझे खुशी होती थी कि अपन जो कर रहे हैं ना, उसको कुछ मिल रहा है, उसको मतलब उसका प्रकाशन हो रहा है। उसके बाद विविध भारती में पत्र हमारा प्रकाशित हुआ, और BBC जो है उसमें भी मेरी पत्र, मेरा नाम प्रकाशित किया। अभी थोड़े दिन पहली बात है, वो बड़ी खुशी होती है सर। और 2002 से मूल पहली रचना मेरी आई जो अब्दुल कलाम चालीसा है, APJ अब्दुल कलाम चालीसा। आदित्य साहब, आपकी श्रृंखला काव्य की जारी है। कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे इस क्षेत्र में? आपके प्रेरणा स्रोत लेखन के क्षेत्र में तो मेरे आदर्श मेरे गुरु CL सांकला जी है, जो टाकरवाड़ा में रहते हैं, और वह ऐसे कवि हैं, ऐसे लेखक हैं, ऐसे समीक्षक हैं, और ऑलराउंडर है, जिनको केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुके हैं। और वो राजस्थान के जो पुरस्कार जो दिया जाता है राजस्थान स्तर का, उसमें भी विशिष्ट साहित्य सम्मान से वो
विभूषित हो चुके हैं। और वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति है कि वो ज़मीन पर बैठकर आज भी किताबें पढ़ते हैं और लेखन का काम करते हैं। शायद पहला व्यक्ति होगा कोटा क्षेत्र का जो ज़मीन पर बैठ के किताबें ऐसे फैला करके और शोध करते हैं, लेखन का काम करते हैं। वो मेरे गुरु हैं और मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि आपके STH चैनल वाले आप मुझे बुला रहे हैं और आप लायक समझ रहे हैं। हाड़ौती में एक साहित्यकारों की लंबी श्रृंखला है जी। तो और किन किन साहित्यकारों का आपके इस लेखन में प्रभाव रहा? प्रभाव तो सर सभी का है, लगभग थोड़ा थोड़ा सबकी किताब में पढ़ता हूँ मैं। लेकिन यहाँ जो कोटा में साहित्यकार है उनमें सुरेश चंद्र सरवारा नाम का एक बड़ा लेखक है और महेंद्र नेह जी हैं और मुकुटमणि राज जी हैं। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता इस मंच से, लेकिन सबका लगभग मेरे जीवन में प्रभाव रहा है। किसी का मंच के क्षेत्र में रहा है, किसी का साहित्य से, किसी का गद्य में, किसी का पद्य में। आदित्य जी, आपने जब पहली बार मंच साझा किया होगा तब कैसा महसूस हुआ था? जी, ये बड़ा रोचक सवाल है आपका। मंच एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है कि उस मंच पे जाना, जो कवियों का जो मंच होता है उस मंच की बात कर रहा हूँ मैं, वो सामान्य प्रक्रिया नहीं है सर। उसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए। और हम दो व्यक्ति, लट्टू लाल मेहरा जो बड़ौद से हैं और एक मैं, वो गीतकार है, मैं ओजस्वी कवि हूँ। थोड़ा जैसे आपसे परिचय, किसी और से परिचय है, तो हमारा जो परिचय होता है ग्राउंड में, जो गाँव में या शहरों में, कस्बों में, जहाँ उस परिचय के माध्यम से मंच तक पहुँचे और दमदारी से पहुँचे और हमने दमदारी से कविताएं पढ़ी। और पहले ही मंच पे हमारा बाहर बुढ़ादित्य के मंच के बाहर, बुढ़ादित्य में पहला मंच था मेरा 2002 का, जो APJ अब्दुल कलाम चालीसा से मैंने स्टार्ट किया था। और वो 10 मिनट कविता पढ़ी थी, तो उसमें मुझे कम से कम लोगों ने ध्यान से सुना था। उसमें विरोध किस प्रकार का किसी का स्वर नहीं आया, तो उस दिन ही मैं सफल हो गया था अपने आप में मंच के क्षेत्र में। 2002 के बाद फिर हम चले, संघर्ष लंबा है, 2024 चल रहा है, लगभग 8 और 14 20-22 साल का अनुभव हमारे पास मंचों का। देश के बड़े बड़े मंचों पे भी मैं गया हूँ, लेकिन मेरा पहला मूल काम है शिक्षा, बच्चों को पढ़ाना। मैं उनका समय चोरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। समय मिलता है, लोग बुलाते, इज्जत प्यार मोहब्बत देते हैं, ससम्मान से बुलाते, तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ। आदित्य जी, आप अपनी जो कविता है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैंने जन्मभूमि की आपको कविता सुनाई जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना शहर, स्मार्ट शहर कोटा, वो मेरे शब्दों में, मेरा आकलन, मैं किस दृष्टि से अपने इस कोटा शहर को देखता हूँ। डैम है प्रताप, जवाहर वो बेराज, यहाँ चंबल प्रसिद्ध नदियों में नाम मोटा है। एक ऐतिहासिक नदी चंबल, जिसके नाम पर सर्वाधिक फिल्में बनी है, वह नदी जिसके किनारे पे एक शहर है और जिसने विश्व स्तरीय पहचान बनाई है, उस शहर का चित्रण कर रहा हूँ। डैम है प्रताप, जवाहर वो बेराज, यहाँ चंबल प्रसिद्ध नदियों में नाम मोटा है। थर्मल पावर, परमाणु बिजली के घर, भारी पानी संयंत्र, विद्युत का न टोटा है। डैम है प्रताप, जवाहर वो बेराज, यहाँ चंबल प्रसिद्ध नदियों में नाम मोटा है। थर्मल पावर, परमाणु बिजली के घर, भारी पानी संयंत्र, विद्युत का न टोटा है। टाइगर हिल, हैंग ब्रिज और 8 लेन, टाइगर हिल, घड़ियाल सेंचुरी और दिल्ली बॉम्बे रेलवे एयरपोर्ट लोटा है। साड़ी सान डोरिया कचोरिया प्रसिद्ध यहाँ, विश्व स्तरीय साड़ियाँ, साड़ी खेतून साड़ी, साड़ी सान डोरिया कचोरिया प्रसिद्ध यहाँ। शिक्षा हब देखिए स्मार्ट शहर कोटा है, शिक्षा हब देखिए स्मार्ट शहर कोटा है, शिक्षा हब देखिए स्मार्ट शहर कोटा है। ये हमारा कोटा, जिसने बहुत जल्दी विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि अपने राजस्थान का भी चित्रण करूँ। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जिसे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है।
जिस प्रदेश को महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्नाधाई, सांगा कुंबा, हम्मीर आदि के नाम से जाना जाता है, जिसे गढ़कंगूरों के नाम से जाना जाता है, जिसे सेंचुरियों के नाम से जाना, जिसे यूँ सोचो कि स्टोन के नाम से जाना जाता है, खनिज पदार्थों के नाम से जाना जाता है, उस प्रदेश का अगर मैं चित्रण न करूं तो ये अपने आप में कम होगा। आबू हल्दी घाटी, अरावली पर्वतमाला, मैदानी पठारी चमकीला रेगिस्तान है। आबू हल्दी घाटी, अरावली पर्वतमाला, मैदानी पठारी चमकीला रेगिस्तान है। राज्य वृक्ष खेजड़ी, गोडावण पखेरु प्रिय, रेगिस्तानी जहाज पर गर्व गुमान है। आबू हल्दी घाटी, अरावली पर्वतमाला, मैदानी पठारी चमकीला रेगिस्तान है। राज्य वृक्ष खेजड़ी, गोडावण पखेरु प्रिय, रेगिस्तानी जहाज पर गर्व गुमान है। प्रचुर खनिज द्रव्य, बेस कीमती पाषाण, प्रचुर खनिज द्रव्य, बेस कीमती पाषाण, कोटा स्टोन और मार्बल, बेस कीमती पाषाण, नद सरोवर झीलों वाला राजस्थान है। डप ढोल चंग, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम गीतों की बात करते हैं, डप ढोल चंग, रंग रंगीला प्रदेश ये, जगत प्रसिद्ध घूमर नाच गान है। जगत प्रसिद्ध घूमर नाच गान है। और शौर्य के नाम पे, भक्ति और शक्ति के नाम पे राजस्थान किससे कमजोर नहीं है सर। हमें गर्व है कि ये हमारा प्रदेश है। भक्तिमती मीराबाई, स्वामी भक्ति पन्नाधाई, भक्तिमती मीराबाई, जिसने पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जो उस जमाने में भक्ति काल में साधु संतों के बीच में अपनी पहचान बनाने में और धर्म की एक अलग जगाने में कामयाब रही, और वो भी उस कुल से, सिसोदिया वंश से सर, सिसोदिया वंश की कुलवधु है वो। भक्तिमती मीराबाई, स्वामी भक्त पन्नाधाई, पद्मावती हाड़ी रानी, नारियां महान है। ख्वाजा का दरबार बाबा रामदेव अवतार, ख्वाजा का दरबार बाबा रामदेव अवतार, सहनसा फकीर जहां झुकता जहान है। सारी दुनिया नमन करती है। ख्वाजा का दरबार, भक्तिमती मीराबाई, स्वामी भक्ति पन्नाधाई, पद्मावती हाड़ी रानी, नारियां महान है। ख्वाजा का दरबार बाबा रामदेव अवतार, सहनसा फकीर जहां झुकता जहान है। दर्शनीय दुर्ग तीर्थराज पुष्कर मेला, दर्शनीय दुर्ग, यहाँ पर जो किले हैं, जो दुर्ग है, चाहे वो चित्तौड़ का किला हो, चाहे राजा हम्मीर का जो हमारे सवाई माधोपुर में है गणेश जी का रणथंभौर वो हो, और भी कई सारे किले जोधपुर आदि में। दर्शनीय दुर्ग तीर्थराज पुष्कर मेला, गंभीर धीर वीर योद्धाओं की खान है। महाराणा प्रताप, सांगा कुंबा व हमीर, आन बान शान शोरेवान राजस्थान है। आन बान शान शोरेवान राजस्थान है। आन बान शान शोरेवान राजस्थान है। और अब मैं चलता हूँ अपने भारत की ओर। भारत मेरी नज़र में कैसा है सर, सुनिएगा। भारत का जो भौगोलिक दृश्य है, जिसे देखने के लिए, जिसके 3 ओर समुद्र है, जिसके उत्तर में हिमालय है, और जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता, जिसकी छटा दर्शनीय है, इसे देखने के लिए विदेशों से लाखों सैलानी हर साल आते हैं। वह मेरी नज़र में कैसा है, मैंने एक चित्रण किया है। वन उपवन सघन अभ्यारण्य यहाँ, वन उपवन सघन अभ्यारण्य यहाँ, फल फूल जड़ी बूटियों की भरमार है। वन उपवन सघन अभ्यारण्य यहाँ, फल फूल जड़ी बूटियों की भरमार है। स्वर्ग सा आनंद यहाँ, यही है आनंद घन। स्वर्ग सा आनंद यहाँ, जन्नत कहते हैं कश्मीर को सर। स्वर्ग सा आनंद यहाँ, यही है आनंद घन। हिंद जम्मू द्वीप 3 और पारावार है। निर्मल कल कल निर्झर बहे जहाँ, निर्मल कल कल निर्झर बहे जहाँ, पशु पक्षियों का अनुपम संसार है। सरस सुरम में हिमगिरी मनोरम यहाँ, सरस सुरम में हिमगिरी मनोरम यहाँ। जन्नत कश्मीर गंगा जमुना सी धार है। जन्नत कश्मीर गंगा जमुना सी धार है। जन्नत कश्मीर गंगा जमुना सी धार है। और सर मैं चाहूँगा कि मैं किसान पुत्र हूँ, तो क्यों न
किसानों का चित्रण, किसानों की दरिद्रता, किसानों के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है समाज द्वारा, सरकार द्वारा, यूँ कहे कि सेठ साहूकारों द्वारा उनका जो शोषण होता है, उस पर भी पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। किसान जिस हालात में जीता है, किसान परिवार आपने देखे हैं नज़दीक से, किसान, भारत का किसान, राजस्थान का किसान, हाड़ौती का किसान, छाछ राबड़ी का पीना, छाछ राबड़ी का पीना, कभी चने का चबेना, छाछ राबड़ी का पीना, कभी चने का चबेना, धरा करती बिछोना, आकाश छत्र छाया। खेत में हके हुए, खेत में बड़े बड़े एगड़ जिसको बोलते हैं, मिट्टी के ढेले के ऊपर सो जाता है वो, ऐसे मेर पे सो जाता है वो किसान, उसका चित्रण कर रहा हूँ। छाछ राबड़ी का पीना, कभी चने का चबेना, धरा करती बिछोना, आकाश छत्र छाया, शीत घाम बरसात, नींद खुलते ही प्रात। जब नींद खुलते तब चल देता है वो। शीत घाम बरसात, नींद खुलते ही प्रात, चला दिन और रात, तब अन्न धन पाया। बड़ी मुश्किल से फसल पैदा होती है और फसल यहाँ आके बह जाती है सर। शीत घाम बरसात, नींद खुलते ही प्रात, चला दिन और रात, तब अन्न धन पाया। भूमा पिया नजर, अधिग्रहण का डर, भूमा पिया नजर। जो जमीखोर लोग होते हैं, जो ज़मीन को खरीदने के लिए लालच देते, प्रलोभन देते हैं और उनकी ज़मीनें, बेशकीमती ज़मीनों को छोटे मोटे दाम पे खरीद लेते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है पैसों की, इसलिए। छाछ राबड़ी का पीना, कभी चने का चबेना, धरा करती बिछोना, आकाश छत्र छाया, शीत घाम बरसात, नींद खुलते ही प्रात, चला दिन और रात, तब अन्न धन पाया। भूमा पिया नजर, अधिग्रहण का डर, सुन सुन फरमान हलधर घबराया, सुनो अर्ज भगवान, क्यों है पीड़ित किसान, सुनो अर्ज भगवान, क्यों है पीड़ित किसान। अन्नदाता सर पर संकट मंडराया, अन्नदाता सर पर संकट मंडराया। अन्नदाता क्या है सुनना। खात भी अतिवृष्टि अनावृष्टि, क्या क्या झेलता है वो। अतिवृष्टि अनावृष्टि, ओलावृष्टि बाढ़ आदि, टिड्डी दल कीट इल्लियों का कोप झेलता। ये सारे प्राकृतिक प्रकोप उस किसान को झेलने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी वो खड़ा है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, ओलावृष्टि बाढ़ आदि, टिड्डी दल कीट इल्लियों का कोप झेलता। खेत खलिहान मिट्टी निराई गुड़ाई कर, फावड़ा कुदाली गेती हंसिया से खेलता। अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि बाढ़ आदि, टिड्डी दल कीट इल्लियों का कोप झेलता। खेत खलिहान मिट्टी निराई गुड़ाई कर, फावड़ा कुदाल गेती हंसिया से खेलता। वन्य जीव जानवर खेती नष्ट भ्रष्ट करे, चौपट कर देते हैं पूरी खेती को, अगर हिरण कूद जाए, रोजड़ी कूद जाए तो। वन्य जीव जानवर खेती नष्ट भ्रष्ट करे, सर्प बिच्छू आदि का किसान दंश झेलता। दर पे भिखारी, दर से भिखारी भिक्षु लौटता निराश नहीं। उसके घर पे जाने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। दर से भिखारी भिक्षु लौटता निराश नहीं। अन्नदाता हलधर साक्षात देवता, अन्नदाता हलधर साक्षात देवता, अन्नदाता हलधर साक्षात देवता। और उसकी दुर्दशा का चित्रण कर रहा हूँ। जो सभी लोग तो ऐसे नहीं है, कुछ किसान मजबूत स्थिति में भी है, लेकिन जो खुद किसान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कभी कभार उनके बच्चे ड्रिंकर बन जाते हैं, या खुद भी अगर वो ऐसा करता है, गलत शौक पालता है, नशा करता है, तब उसकी हालत पतली हो जाती है, उसकी हालत दयनीय हो जाती है। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि खाद बीज लूण तेल किराना उधार पर, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, और कुछ अपने आप में आत्महत्या कर लेते हैं। खाद बीज लूण तेल किराना उधार पर, अनाड़ी कृषक जागीरदार ज्यों घूमते, जिन्हें बोध नहीं है। अनाड़ी कृषक जागीरदार ज्यों घूमते, धान मंडियों में आड़तीये बन बैठे हैं जो, धान मंडियों में आड़तीये बन बैठे हैं जो, मन माना ब्याज धन सेठ जी वसूलते। खाद बीज लूण तेल किराना उधार पर, अनाड़ी कृषक जागीरदार जो घूमते, धान मंडियों में आड़तीये बन बैठे हैं जो, मन माना ब्याज धन सेठ जी वसूलते। बजाज व सर्राफ का पिछला बकाया सूद, बजाज व सर्राफ का पिछला बकाया मूल, केसीसी सहकारी कर्जदाता नहीं भूलते। सहकारी और बैंक का जो केसीसी क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो कभी माफ़ नहीं करते हैं।
बजाज व सर्राफ का पिछला बकाया मूल, केसीसी सहकारी कर्जदाता नहीं भूलते, लोन से खरीदे ट्रैक्टर कृषि यंत्र आदि, लोन से खरीदे ट्रैक्टर कृषि यंत्र आदि, बेबस किसान गल फांसी डाल झूलते, बेबस किसान गल फांसी डाल झूलते। आखिरी में कुछ दिखता नहीं तो आत्महत्या कर लेते हैं, संघर्ष करने की जिनके अंदर क्षमता नहीं होती। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन पर चारों तरफ से जोर दिया जाए, सरकारों द्वारा भी जोर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके इस मंच से, STN चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि बेटियों पर कुछ पंक्तियां पढ़ूं। बेटी आज वर्तमान में बेटों से आगे निकल चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि बेटी के जन्म पर सन्नाटा पसरता क्यों, बेटा पैदा होते ही बजाते ढोल थालियां। क्यों है ये लिंग भेद, क्यों विरोधाभास है? जबकि हम सरस्वती की पूजा करते हैं, जबकि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम अम्बा की पूजा करते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए नवरात्रा में माता की स्थापना करते हैं जगह जगह, लेकिन घर पे बेटी के साथ जो भेदभाव करते हैं, उस पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूँ। बेटी के जन्म पर सन्नाटा पसरता क्यों, बेटा पैदा होते ही बजाते ढोल तालियां, बेटी का है दोष क्या जो खुशियाँ कापूर हुई, पुत्र जन्म पर धूम धड़ाके दुनालियाँ, कि नव दुर्गा का भोग पूजन कन्याओं से है। हम सनातनी है सर, जब तक नव दुर्गा का पूजन नहीं कर लेते, नवरात्रा में कन्याओं का पूजन नहीं कर लेते, हमारे नवरात्रा के उपवास संपन्न नहीं माने जाते। बेटी के जन्म पर सन्नाटा पसरता क्यों, बेटा पैदा होते ही बजाते ढोल तालियां, बेटी का है दोष क्या जो खुशियाँ कापूर हुई, पुत्र जन्म पर धूम धड़ाके दुनालियां, नव दुर्गा का भोग पूजन कन्याओं से, फिर क्यों बहन बेटियों की बक रहे गालियां, और कन्यादर्श आरती तपस्या और साधना है, साक्षात शक्ति स्वरूपा होती लालियां, साक्षात शक्ति स्वरूपा होती लालियां, साक्षात शक्ति स्वरूपा होती लालियां। क्या नहीं कर सकती बेटियां? सुनिएगा कि चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, आंगन को स्वच्छ कर, माँ के संग काम को संवार रही बेटियां। बेटियों का रोल देखिए सर, एक मिनट फुर्सत में नहीं रहती हो, कि चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, आंगन को स्वच्छ कर, माँ के संग काम को संवार रही बेटियां, कि पढ़ लिखने की अब होड़ सी मची यहाँ, पाठशाला जाए के पढ़ाई रही बेटियां, कि प्रमुख प्रधान और पंच सरपंच बन, सम्मान से चुनाव अब लड़ रही बेटियां, और मंत्री नेता अधिकारी जज अधिवक्ता बन, देश पर देश को संभाल रही बेटियां, देश पर देश को संभाल रही बेटियां। आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो वो बेटियां हैं जो आगे बढ़ रही, चाहे वो हिमा दास हो, चाहे वो मेरी कॉम हो, खेल के क्षेत्र में हो, सब जगह बेटियां आगे बढ़ रही है। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। रीत प्रीत नाच गान, बेटियों का रोल, रीत प्रीत नाच गान, रीत प्रीत नाच गान, बंदी से तमाम तोड़, रीत प्रीत नाच गान, बंदिशों को तोड़ कर तब खेलों में दिखाने लगी बेटियां। धीरे धीरे बेटियों ने सब जगह अपनी दस्तक दे दी है। रीत प्रीत नाच गान, बंदिशों को तोड़ कर तब खेलों में दिखाने लगी बेटियां, ज्ञान व विज्ञान में भी होने लगी श्रेष्ठ दक्ष, जेट फाइटर भी उड़ाने लगी बेटियां। रीत प्रीत नाच गान, बंदिशों को तोड़ कर तब खेलों में दिखाने लगी बेटियां, ज्ञान व विज्ञान में भी होने लगी श्रेष्ठ दक्ष, जेट फाइटर भी उड़ाने लगी बेटियां। कि दुश्मन आक्रांता मर्यादा में रहे वरना, दुश्मन आक्रांता मर्यादा में रहे वरना, तैनात बॉर्डर पर होने लगी बेटियां। जो हमारे बॉर्डर पर जो आतंकवादी हमें परेशान करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि दुश्मन आक्रांता मर्यादा में रहे वरना, तैनात बॉर्डर पर होने लगी बेटियां। और चूड़ी वाले हाथ स्टेन गन थाम रहे, चूड़ी वाले हाथ
टेन गन थाम रहे, दनादन गोलियां चलाने लगी बेटियां, दनादन गोलियां चलाने लगी बेटियां, दनादन गोलियां चलाने लगी बेटियां। इन सब के बावजूद बेटियों पर आप अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। इस घटना को माध्यम बनाकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। निवेदन करना चाहता हूं समाज के जागरूक युवाओं से, पत्रकारों से, लेखकों से और समाज सेवकों से। बढ़ रहा दुष्कर्म, दुराचार, पापाचार, बढ़ रहा दुष्कर्म, दुराचार, पापाचार, दुर्योधन दुशासन रोज जुल्म ढा रहे। बढ़ रहा दुष्कर्म, दुराचार, पापाचार, दुर्योधन दुशासन रोज जुल्म ढा रहे। डर रही, मर रही, जल रही बेटियों को कोर्ट कचहरी तक जाके धमका रहे। ऐसे ऐसे केस देखे हमने कि कोर्ट में जाके बेटियों को धमका देते हैं बयान पलटने के लिए। बढ़ रहा दुष्कर्म, दुराचार, पापाचार, दुर्योधन दुशासन रोज जुल्म ढा रहे। डर रही, मर रही, जल रही बेटियों को कोर्ट कचहरी तक जाके धमका रहे कि बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर बाबाओं के बेस में गुंडे गंगा नहा रहे। बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर बाबाओं के बेस में गुंडे गंगा नहा रहे। नशेड़ी गजेड़ी अश्लील पोर्न फिल्में देख दरिंदे नाबालिगों से हवस बुझा रहे। दरिंदे नाबालिगों से हवस बुझा रहे। और अंत में एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ कि घोर निंदनीय गर्भपात लिंग परीक्षण। बहुत सारे लोग लिंग परीक्षण करवाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर, चिकित्सक भी पैसों के लालच में लिंग परीक्षण कर देते हैं। भ्रूण हत्या होता है और ये बहुत बड़ा पाप हमारे शास्त्रों में माना गया है। तब पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। घोर निंदनीय गर्भपात लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या करवाना महापाप है। घोर निंदनीय गर्भपात लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या करवाना महापाप है। दंडनीय अपराध बाल व बेमेल विवाह, दंडनीय अपराध बाल व बेमेल विवाह, तरक्की में अवरोध और अभिशाप है। जुल्म व सितम का कथानक अकथनीय, जुल्म व सितम का कथानक अकथनीय, दुखद शारीरिक मानसिक संताप है। रूढ़िवादी सोच परंपरा के समर्थक आज भी अनाड़ी यहाँ बेटियों के बाप है। आज भी अनाड़ी यहाँ बेटियों के बाप है। आज भी अनाड़ी यहाँ बेटियों के बाप है। वाह आदित्य जी, आपने समाज का जो चित्रण, राजस्थान, हाड़ौती, सभी का चित्रण आपने इस काव्य के द्वारा किया। मैं आदित्य जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जो काव्य रचना है, ये कौन कौन सी पुस्तक आपकी अभी तक जी आई है? मैं रचना के क्षेत्र में 2002 से हूँ, लेकिन पुस्तक आने के पीछे कोरोना काल महत्वपूर्ण रहा सर। कोरोना काल में हम फुर्सत में रहे तो हमने लेखनी किया घर बैठे। क्या बोलते हैं उसको, लोकबंद, क्या कहते हैं उसको, तालाबंदी जो हुआ था, क्या था उसका, लॉकडाउन के दौरान बैठे बैठे क्या करते, पुस्तकें पढ़ते थे और लिखते थे लेखन में। तो किताब, पहली पुस्तक जो हमारी आई वो अक्सर अलग है। इसका प्रकाशन हाल ही में हुआ है, जनवरी 21 जनवरी को प्रकाशन हुआ है। और इसके बाद दूसरी पुस्तक मेरी जो है वो मेरी जन्मभूमि पर आधारित है। उसका नाम है आदित्य आलोक। वो गद्य के क्षेत्र की है और ये पद्य की छंदों की पुस्तक है। तो ये कविताएं हैं मेरी और वो गद्य है। वो जन्मभूमि का पूरा चित्रण है, उसमें उजाड़ा क्षेत्र का पूरा चित्रण है उसमें। और वो पुस्तक धर्म अध्यात्म से संबंध रखती है और ये पुस्तक साहित्य से संबंध रखती है, सामाजिक विद्रूपताओं से संबंध रखती है और भी कई तरह की जो विडंबना है समाज की, उनको इसमें उल्लेखित किया है। 2 पुस्तकें आई है सर। ये थे साहित्यकार कवि श्री R.C. आदित्य जी। आदित्य जी ने समाज का जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके संदर्भ में भी आपके सामने काव्य पाठ किया और ये इनका साहित्य सृजन, इनका अनुरक्त जारी रहेगा ऐसा इनका मानना है। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस लायक समझा। और खासकर STN चैनल के दर्शकों को मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इसे देखते हैं और ये चैनल
अपनी हाड़ौती संभाग, न केवल हाड़ौती संभाग में, बाकी प्रदेश स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।